यस पीपल, चलिए तो हम चालू कर रहे हैं एक नई सेक्शन 194R करके। 194R नई सेक्शन है, इसी साल से आई है और ये जो सेक्शन है बहुत ही प्यारी सेक्शन है। सेक्शन क्यों लाई उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। ये सेक्शन इसलिए लाई कि अगर आप किसी को कोई बेनिफिट दे रहे हैं, परक्यूजिट दे रहे हैं और बेनिफिट परक्यूजिट दे रहे हैं वो पूरे साल का मिला के 20,000 रुपए से ज्यादा का दे रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे वाले का टीडीएस काटना पड़ेगा। आगे वाले का आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। यह सेक्शन का औचित्य ये है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जैसे फ्री सैंपल्स दे देती है डॉक्टर को, तो डॉक्टर को फ्री सैंपल्स दे दिए मींस ये बेनिफिट दे दिया, तो बेनिफिट दे दिया, आपने परक्यूजिट दे दिया अराइजिंग ड्यू टू द बिजनेस एंड प्रोफेशन करके, और आप इसका खर्चा क्लेम कर रहे हो तो आपको उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा 10% की रेट से। या फिर जैसे हम हमारी बात करते हैं, अगर मैं बीबी वर्चुअल की बात करूं तो कुछ वेंडर्स है जो हमारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, किसी ने अच्छी सेल कर दी तो मैंने सोचा उसको मोबाइल दे देता हूं, तो मैंने उसको अगर मोबाइल दे दिया तो भैया मोबाइल अगर मैंने दिया तो भैया मुझे उसका 10% का टीडीएस काटना पड़ेगा। मींस सिंपल सी चीज ये है कि आप किसी को भी कोई भी बेनिफिट देते हैं या कोई भी परक्यूजिट देते हैं और वो आपका 20,000 रुपए से ज्यादा का है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब देखो बेनिफिट और परक्यूजिट वर्ड यूज किया है, उसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आप सोच सकते हो, क्या क्या सीबीडीटी सोच सकती है, वो हम आज एनालाइज करेंगे। आप सोचेंगे इतना कैसे सोच लेते हैं ये लोग, आप लास्ट में जाके यही बोलने वाले कि इतना कैसे सोच लेते हैं ये लोग। मतलब कुल मिला के आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में किसी को भी कोई बेनिफिट दे रहे हो, कोई भी परक्यूजिट दे रहे हो करके, ठीक है, बेनिफिट या परक्यूजिट दिया 20,000 से ज्यादा का, भले वो मनी में है या फिर मनी में नहीं है, भले वो मनी में है करके, ठीक है, या फिर इन काइंड है, आपको 10% की रेट से टीडीएस है वो गवर्नमेंट को जमा कराना है। 10% की रेट से टीडीएस काटना है और इसमें लिखा हुआ है जैसा विनिंग में था कि बिफोर रिलीजिंग दैट परक्यूजिट और बेनिफिट यू हैव टू एंश्योर दैट कि टैक्स इज पेड ऑन दैट परक्यूजिट और बेनिफिट, टैक्स उस पे पे हुआ है तो ही भैया आपको क्या करना पड़ेगा, तो ही आपको क्या, अगर आपको उसका टैक्स जो बेनिफिट है वो बेनिफिट अगर जो है उस पे रिलीज तभी करोगे जब उस पे टीडीएस जा चुका है, अदरवाइज आप बेनिफिट रिलीज नहीं करोगे। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं कि मान लो जैसे आपने देखा होगा बिजनेस में बहुत बार फॉरेन ट्रिप की टिकट मिल जाती है। आप अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हो तो किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हो तो किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हो, उस टाइम पे क्या हुआ, उसकी सेल बहुत अच्छी हुई, आपको एक फ्लाइट की टिकट मिल गई, तो फ्लाइट की टिकट मिल गई, दैट इज कॉल्ड बेनिफिट और परक्यूजिट, और ये बेनिफिट और परक्यूजिट पे इस सेक्शन में टीडीएस काटना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो ये सेक्शन 194R है। ये 194R सेक्शन इसी साल से ऐड हुई है बाय फाइनेंस एक्ट 2022 से, एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हुई। अब आप बोलोगे 1 जुलाई से एप्लीकेबल क्यों की? भाई सेक्शन कोई भी नहीं आती है तो एप्लीकेबल करनी चाहिए थी, बजट तो फेब में आ गया था, तो बजट तो फेब में आ गया था तो हमको 1 अप्रैल से ही एप्लीकेबल करानी थी ना, 1 जुलाई से क्यों कराई? देखो उनको टाइम लगता है सेक्शन को समझने में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी टाइम लगता है सेक्शन को समझने में, और उसके बाद में वो लोग एक गाइडलाइंस लेके आए और गाइडलाइंस के हिसाब से इन्होंने बताया कि इस सेक्शन का इंप्लीकेशन रियल मार्केट में कैसे आएगा। जब आप क्रिप्टो वाला वीडियो देखोगे जो सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है, वो क्रिप्टो वाला जब वीडियो देखोगे उसमें जो सेक्शन आई है 194S, वो भी एक अलग ही रामायण है, वो भी एक अलग ही तरीके का जो है वो शानदार वाली चीज वो लेके आए हैं टीडीएस में, कि क्रिप्टो में कैसे टीडीएस कटेगा, ये जो तुम्हारा वजीरेक्स और ये जो है ये कैसे टीडीएस काटेंगे वो आपको वहां पे होगा करके, ठीक है। चलिए रोहित थोड़ी देर रुक जाइए, सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी यहां पे। तो देखिए सबसे पहली चीज 194R आर को आप कैसे याद रख सकते हो कि कुछ भी बेनिफिट परक्यूजिट आर से जोड़ो ना, आर से आप बेनिफिट परक्यूजिट क्या जोड़ सकते हो, आर से अगर कोई बेनिफिट परक्यूजिट क्या जोड़ सकते हो, तो आर को कैसे याद रखोगे? 194R जैसे याद रखना है आप रख लेना करके, ठीक है। चलिए तो 194R इज एडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2022, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2022। सर एक बात बताइए, इसमें पेमेंट का नेचर क्या है? तो आप दे रहे हैं एनी बेनिफिट दे रहे हैं
या परक्यूजिट दे रहे हैं, वेदर इट इज कन्वर्टेड इनटू मनी और नॉट, अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। मींस बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से अगर कोई भी आप जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं या परक्यूजिट दे रहे हैं, वेदर इट इज कन्वर्टेड इनटू मनी और नॉट। मींस ऐसा परक्यूजिट है जो हो सकता है कन्वर्टेड इनटू मनी है ही नहीं। जैसे हो सकता है फॉर एन एग्जांपल करके, ठीक है, मैंने मान लो मेरे किसी वेंडर को 4 दिन होटल की ट्रिप दे दी। मेरे वेंडर को मैंने 4 दिन के लिए होटल की ट्रिप दे दी कि चलो घूम के आओ। अब वो जाके उस टिकट को एनकैश नहीं करा सकता, वो कन्वर्टेड इनटू मनी नहीं है, तो भी क्या टीडीएस आएगा? आंसर इज यस, तो भी टीडीएस आएगा। अब पेयर कौन होगा? तो पेयर इज एनी पर्सन बीबी सर की वाइफ को छोड़ के। पेयर इज एनी पर्सन बीबी सर की वाइफ को छोड़ के, क्योंकि आपको पता है मैंने इसमें क्या बताया था, रिया हाईजैक। जो रिया को हाईजैक कर दिया था, आपको पता रहेगा, रिया को हाईजैक कर दिया था, तो HIJAC तो हम पढ़ चुके हैं, रिया ये आ गई आपकी, तो रिया ये आ गई करके, ठीक है। तो रिया को हाईजैक कर दिया तो यहां बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। इसका मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या लास्ट ईयर का ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था। तो देखो पेयर कौन है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। Individual HUF required to deduct TDS only if the last year turnover more than 1 crore in case of business और 50 lakh in case of profession। किसको बेनिफिट दे रहे हो? किसी रेजिडेंट पर्सन को दे रहे हो। किसी भी रेजिडेंट पर्सन को अगर आप परक्यूजिट और बेनिफिट दे रहे हो तो उस पे आपको 10% की रेट से TDS है वो काटना पड़ेगा। अब आप समझना, एडिशनल पॉइंट एक एक समझेंगे। इस सेक्शन में आपको टीडीएस नहीं काटना इफ द बेनिफिट और परक्यूजिट प्रोवाइडेड टू अ सिंगल पर्सन इज अप टू 20,000 इन अ प्रीवियस ईयर। आप किसी को बेनिफिट दे रहे हैं वो सिर्फ 20,000 रुपए तक का ही है। जैसे मान लो मैंने मेरे किसी वेंडर को मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया करके, ठीक है, और वो 15,000 का है तो टीडीएस नहीं काटना। लेकिन अगर वो 25,000 का है तो टीडीएस काटना पड़ेगा, बिकॉज इट इज मोर देन 20,000। अब एक बात समझना, इफ द बेनिफिट और परक्यूजिट इज होली इन काइंड, आप जो दे रहे हो वो पूरा काइंड में है, जैसे मोबाइल दे दिया, और पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन कैश, हो सकता है कुछ कैश दिया है, कुछ जो है वो आपको बेनिफिट दिया है, एंड कैश बैलेंस इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू मीट द टीडीएस लायबिलिटी, देन क्या करना पड़ेगा? द पेयर शैल रिलीज द बेनिफिट और परक्यूजिट ओनली आफ्टर एंश्योरिंग दैट टैक्स इज पेड ऑन सच बेनिफिट एंड परक्यूजिट बाय वे ऑफ। कैसे उस पे जो वो एंश्योर कैसे करेगा करके, ठीक है, एंश्योर कैसे करेगा? तो देखो एंश्योर करने के मैंने 3 तरीके बताए, आप कैसे एंश्योर कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारी कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब हमारी कंपनी ने क्या किया, हमारे किसी वेंडर को 1 लाख का मोबाइल फोन दिया, 1 लाख का मोबाइल फोन दिया। मान लो हमने किसी वेंडर को एक बेनिफिट दिया और वेंडर जो है उस वेंडर को 1 लाख रुपए का आईफोन दे दिया। अब 1 लाख रुपए का आईफोन दिया किसी वेंडर को, वेंडर का नाम है मान लो मिस्टर राज करके कोई बंदा है, उसको हमने दिया। अब राज को 1 लाख रुपए का आईफोन दिया, किसने? बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ना। तो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ये आईफोन तभी देगी जब ये एंश्योर कर लेगी कि इस पे टैक्स जा चुका है, उससे पहले ये आईफोन नहीं देगी। अब ये कैसे कर सकते हैं? 2 चीजें कर सकते हैं करके, ठीक है। या तो हम राज को बोलेंगे कि राज बेटा एक काम कर, ये 1 लाख का बेनिफिट है, इस पे 10,000 रुपए का टीडीएस आता है, 10,000 इज टीडीएस बिकॉज 10% इज रेट इन दिस सेक्शन, 10% इज रेट। तो 10,000 हमको दे तो मोबाइल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो 10,000 हमको दे तो हम मोबाइल फोन देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। या फिर एक काम कर कि तू 10,000 का एडवांस टैक्स भर, तू 10,000 का एडवांस टैक्स भर और एडवांस टैक्स भर के हमको चालान बता कि तूने 10,000 का एडवांस टैक्स भरा है, तब हम तुझे मोबाइल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। बट आप बोलोगे ये मार्केट में बड़ी खराब सी चीज हो जाएगी करके, ठीक है। ये मार्केट में आप लॉजिकली सोचिए, आप एक लॉजिकली सोचिए, जैसे हमारे साथ में शुभम सर पढ़ाते हैं बीबी वर्चुअल में करके, ठीक है। अब मैंने एक दिन मान लो शुभम सर को बोला कि शुभम सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे भी बहुत खुश है, मैं आपको 1 लाख का मोबाइल फोन देता हूं। अब मैं आपको 1 लाख का मोबाइल फोन है, वो बीबी वर्चुअल ने उनको भेज दिया। अब हम उनको ये बोलेंगे पहले 10,000 दो, पहले आप 10,000 दो, फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। पहले आप 10,000 दो, या फिर हम ऐसा बोलेंगे करके, ठीक है, कि भैया एक काम करो, पहले 10,000 का एडवांस टैक्स भर के हमको बताओ, तब हम मोबाइल फोन आपको देंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बेसिकली होता क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में एक प्रैक्टिस ये फॉलो होती है कि हम क्या करते हैं, टैक्स हमारी जेब से भर देते हैं। हमारी जेब से हम इस 1 लाख पे टैक्स भरेंगे, बट इस पे फिर हम क्या करेंगे, ग्रॉस अप करेंगे।
बेनिफिट को ग्रॉस अप करेंगे। हम कैसे करेंगे कि भाई उनको बेनिफिट 1 लाख दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि भाई ये जो 1 लाख रुपीस का जो मैंने बेनिफिट दिया है ये मैंने 90% के लिए है, तो 100% के लिए कितना होगा। मैं ये बोलूंगा कि 1 लाख का आईफोन है और 1 लाख का आईफोन है वो 90% के लिए है, तो 100% के लिए कितना होगा। तो देखिए 1 लाख डिवाइड बाय 90% मल्टीप्लाई बाय 100%, इट्स कम्स टू द, मैं ये बताऊंगा कि मैंने 1,11,111 इतने का बेनिफिट शुभम सर को दिया है, और इस पे 10% की रेट से टीडीएस आएगा, और वो टीडीएस आ जाएगा 11,011 और इतना मैं गवर्नमेंट को टीडीएस जमा कराऊंगा। इतना जो है वो मैं गवर्नमेंट को टीडीएस जमा कराऊंगा। ये मार्केट में प्रैक्टिस फॉलो हो रही है और यही होना चाहिए। आप सोचिए यार, आप बड़े लेवल पे हो, आप किसी को ये थोड़ी बोल सकते हो कि यार तू पता पहले 10,000 दे, तू पहले, ठीक है, मोबाइल चाहिए 10,000 दे पहले करके, ठीक है। या मान लो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में, मान लो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वेंडर्स को किसी को बेनिफिट दे रही है, तो वो उसको ये थोड़ी बोल सकती है कि तू है ना यार पहले है ना टीडीएस एडवांस टैक्स भर के हमको बता पहले, ठीक है, बता के भरा है कि नहीं भरा, उसके बाद ही हम देंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि फिर हम बोलते हैं कि एक काम करते हैं, उनका टैक्स हमारी पॉकेट से भर लेते हैं और हम इसको ग्रॉस अप कर लेते हैं। विनिंग में भी ऐसा ही होता है बहुत बार, बट यहां पे तो नॉर्मली ऐसा होगा कि नॉर्मली आप ग्रॉस अप करके और भैया उसको दे दोगे। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पे, तो देखिए कैसे, कौन से वे से ये इंश्योर करेंगे। तो 3 पार्ट है। पहला, ही हैज कलेक्टेड द अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू टीडीएस अमाउंट फ्रॉम द पेई, और या तो पेई से हम कलेक्ट कर लेंगे कितना 10,000, या फिर ही पेड द टीडीएस फ्रॉम ओन पॉकेट, हम ओन पॉकेट से भर देंगे ये कितना 11,111, और he insists the payee to make the payment of TDS on his own by way of advance tax and submit the proof to the payer। हमको प्रूफ बता दे करके, ठीक है, हमको प्रूफ बता दे, तो प्रूफ बता दे तब हम तुझे ये बेनिफिट रिलीज करेंगे, अदरवाइज हम रिलीज नहीं करेंगे। चलिए अब एक बात समझना, एक सीबीडीटी की गाइडलाइंस आई। अब सीबीडीटी ने ये गाइडलाइंस दी, गाइडलाइंस देने के लिए उन्होंने टाइम लगाया, क्यों, इसलिए ये सेक्शन जुलाई से एप्लीकेबल हुई, क्योंकि उनको गाइडलाइंस देनी थी और गाइडलाइंस देने के लिए टाइम लगता है, सोच समझ के सबसे रिव्यू लेके, और फिर उन्होंने गाइडलाइंस दी, और गाइडलाइंस भी बहुत ही शानदार वाली दी करके, ठीक है। आपको लगेगा अरे भाई साहब क्या ही गाइडलाइंस है, मजा आएगा। लेकिन देखो सबसे पहला एक एक क्लेरिफिकेशन है। अब मैं आपको इसकी गाइडलाइंस बता दूं ना, तो वो तो भाई साहब इतनी ऐसे वर्ड में दे रखी है तुम समझ नहीं पाओगे। मैंने एक एक तोड़ मरोड़ के एक एक चीज ले लेके एग्जाम्पल बना बना के, और मैंने यहाँ पे गाइडलाइंस है वो आपके सामने रखी है, और बहुत ही प्यारी गाइडलाइंस। मैंने एक एक चीज लेके, मैंने एक एक एग्जाम्पल लेके और सब चीजें हैं वो बनाई है। थोड़े दिन बाद तो एग्जाम्पल कॉपी हो जाएंगे मार्केट में करके, ठीक है, बट भैया बहुत मेहनत करके एग्जाम्पल बनाए हैं। तो देखिए चलिए सबसे पहला पॉइंट, द पेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक। क्वेश्चन ही आया पहला कि सर एक बात बताओ, अगर मान लो हम पेयर है तो हमको क्या ये चेक करना पड़ेगा कि वो बेनिफिट जो दे रहे हैं हम किसी को, या जो हम परक्यूजिट दे रहे हैं वो आगे वाले के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं है, क्या वो हमको चेक करना पड़ेगा या नहीं। मिस मान लो हमने मेरे वेंडर को कोई बेनिफिट दिया या मैंने किसी को कोई परक्यूजिट दिया, तो क्या मुझे ये चेक करना है या नहीं करना, क्या आगे वाले के हाथ में ये टैक्सेबल है या नहीं। तो ये लोग बोलते हैं आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ मत करिए। आप किसी को बेनिफिट दे रहे हैं, आप किसी को परक्यूजिट दे रहे हैं इन योर बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपको भैया यहां पे टीडीएस काटना है, आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू चेक दैट कि वो आगे वाले के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चेक नहीं करना। तो देखिए पहला, the payer is not required to check that benefit or perquisite is taxable in hands of the recipient or not। मतलब recipient के हाथ में ये taxable है या नहीं वो आपको चेक करना ही नहीं है। Thus the deductor is required to deduct the TDS under section 194R of the act in all the cases where benefit or perquisite by whatever nature is provided, so even if the capital nature benefit is provided। जैसे मान लो किसी को कार दे दी आपने, अब एक बात बताओ, मैंने किसी को कार गिफ्ट कर दी, अब वो आगे वाले के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो देखना ही नहीं है करके, ठीक है। आपने दिया है, आपको टीडीएस काटना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, whatever nature is provided, so even capital nature benefit is provided like car or land etc, then also TDS is applicable। आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब है ना एक बहुत बड़ा डाउट यह आया कि सर किसी को सेल्स डिस्काउंट देते हैं या कैश डिस्काउंट देते हैं या रिबेट देते हैं,
सर ये कैश डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट, ये भी तो एक बेनिफिट है, ये भी तो परक्यूजिट है, अब इस पे क्या टीडीएस काटना है या नहीं? जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, आपको गुड्स बेच रहे थे, वो 50,000 का बेच रहे थे, या मान लो 5 लाख का गुड्स बेच रहे थे। अब 5 लाख का गुड्स है, आपने बोला कैश डिस्काउंट दो, बोला चलो आपको 10% डिस्काउंट, तो आपको सिर्फ आपने 450 का पेमेंट किया और बिल 450 का, तो यहां पे 50,000 रुपए का बेनिफिट दिया। क्या ये बेनिफिट, इस पे भी 50,000 रुपए टीडीएस काटना पड़ेगा क्या? क्या इस पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज नो, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाती मार्केट में। आप सोचिए, अगर मान लो कैश डिस्काउंट है, बल्क डिस्काउंट है करके, ठीक है, बल्क डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, सेल्स डिस्काउंट है, रिबेट्स है, उस पे कैसे टीडीएस? अगर आप उस पे टीडीएस की बात करोगे तो भाई साहब यहां तो गजब हो जाएगा। आप कैसे, वो कैसे चेक करेगा यार? सेलर के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगी वो चीजें। तो इन्होंने बोला उस पे टीडीएस आपको काटने की जरूरत नहीं है। सेल्स डिस्काउंट है या फिर कैश डिस्काउंट है या रिबेट्स देते हो, नो टीडीएस ऑन द सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट्स अलाउड टू द कस्टमर। कस्टमर को अगर आप ये अलाउ करते हो तो उस पे टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन ये आया कि सर बहुत बार क्या होता है ना, आपने सुना होगा कि अगर आप 10 प्रोडक्ट खरीदोगे तो 2 प्रोडक्ट फ्री है, ऐसा भी होता है। आपने सुना होगा बहुत बार कि बहुत बार ऐसे ऑफर होते हैं कि अगर आप 10 प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको हम 2 प्रोडक्ट फ्री दे देंगे, 2 प्रोडक्ट फ्री ले लो। तो क्या 2 प्रोडक्ट आपने फ्री दिए, उसमें क्या उसको बेनिफिट या परक्यूजिट माना जाएगा या नहीं? मींस आपने, वापस से बोल रहा हूं मैं करके, ठीक है, वापस से बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मेनी टाइम इट्स हैपन कि सपोज ऐसा ऑफर होता है ना कि आप इतने का माल खरीदो तो इतना आपको फ्री देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, इतने गुड्स पे इतना प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या उसको बेनिफिट परक्यूजिट माना जाएगा या नहीं? इन्होंने बोला वो बेनिफिट परक्यूजिट तो है लेकिन उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। इट इज ऑल्सो लाइक अ डिस्काउंट, ये भी आपका डिस्काउंट की तरह ही माना जाएगा, इस पे टीडीएस नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया। एंड इट इज पॉसिबल, आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे मान लो टीवी का सेलर है सोनी। सोनी जब रिटेलर को टीवी सेल करता है तो सोनी ने बोला कि आप एक काम करिए, चलिए, सोनी ने रिटेलर को बोला कि आप एक काम करिए, अगर 10 टीवी लीजिए तो मैं आपको 2 टीवी फ्री दे दूंगा। 10 टीवी लीजिए, मैं आपको 2 टीवी फ्री दे दूंगा। 12 टीवी आपने लिए बट पैसा 10 का ही दिया। क्या उसमें 2 टीवी का जो पैसा है उसको बेनिफिट परक्यूजिट माना जाएगा? क्या इस सेक्शन में टीडीएस आएगा? आंसर इज नो, उस पे इस सेक्शन में टीडीएस नहीं आएगा। टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो देखिए, उसको मैंने एक एग्जांपल के फॉर्म में डाला है। देखिए, कोहिनूर गारमेंट शॉप हैविंग ऑनगोइंग ऑफर टू बाय यूनिट्स 10 एंड गेट 2 यूनिट फ्री। आप 10 यूनिट खरीदिए, 2 यूनिट आपको फ्री मिलेगी। On the occasion of Diwali, price of each unit मान लो 15,000 है। In this case, the total selling price of the seller would be 1,50,000 of the 12 product. In this case, it is difficult for seller to deduct TDS on the benefit or perquisite. Benefit और perquisite पे उसके लिए बहुत difficult है seller के लिए TDS काटना. So, not applicable TDS, but in case of free sample TDS is applicable. अगर मान लो आपने किसी को free sample ही दे दिए, अगर आपने किसी को फ्री सैंपल दे दिया, फ्री में किसी को माल दे दिया, तो टीडीएस आएगा, तो टीडीएस आएगा। फ्री सैंपल दिए तो टीडीएस आएगा। बट बेटा इन 2 केसेस में, एक तो मैंने आपको क्या बोला कि सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट, वहां टीडीएस नहीं आएगा। दूसरा, अगर मान लो बाय 2 गेट 1 वाला है, उसमें टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन टीडीएस कहां पे आएगा करके, ठीक है, तो इसको देखिए, एक इन्होंने नेक्स्ट क्लेरिफिकेशन, The TDS is required to be deducted in the following cases. इन केसेस में TDS आएगा अंडर सेक्शन 194R। कहां पे? पहला, अगर आप किसी को इंसेंटिव देते हो, इंसेंटिव इन फॉर्म ऑफ द कैश, किसी को कैश इंसेंटिव आपने दिया, या फिर काइंड में दिया, जैसे किसी को कार दे दी, किसी को टीवी दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, गोल्ड कॉइन दे दिए, मोबाइल फोन दे दिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आपने इंसेंटिव दिया तो यहां पे बेटा टीडीएस आएगा। अगर आपने किसी को इंसेंटिव दिया तो यहां पे टीडीएस आएगा। जैसे मान लो आपका कोई बहुत अच्छा सेलर है, उसको फोन दे दिया, बहुत अच्छा, अगर आपका कोई डीलर था, उसको आपने कार दे दी करके, ठीक है, गोल्ड कॉइन दे दिए, मोबाइल फोन दे दिए, तो टीडीएस आएगा इस सेक्शन में। दूसरा, sponsor a trip for the recipient and his or her relative upon achieving the certain target. अगर आपने कोई टारगेट अचीव कर दिया, आपको थाईलैंड की टिप दे दी, स्पॉन्सर अ ट्रिप दे दी, आपको ट्रिप दे दी रिसिपेंट के लिए, या बहुत बार उसके रिलेटिव्स वगैरह के लिए, जैसे मान लो कि तू और तुम्हारी बीवी दोनों घूम के आ जाइए,
तो इस पे टीडीएस आएगा। दूसरा, प्रोवाइड फ्री टिकट ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के फ्री टिकट दे दिया आपने, किसी इवेंट के फ्री टिकट दे दिए तो उसमें टीडीएस आएगा। फ्री टिकट दे दिए इवेंट के, जैसे मान लो यहां पे मुंबई में नवरात्रि होती है और नवरात्रि में सबसे अच्छी नवरात्रि यहां पे हम लोग मानते हैं दैट इज द फाल्गुनी पाठक की। तो फाल्गुनी पाठक की नवरात्रि होती है, उसमें 10 दिन का मान लो पास है, वो जो है वो मान लो 10,000 का पास है, 10,000 का। मैंने क्या किया, किसी मेरे वेंडर को 10 टिकट दे दिए इवेंट के, तो मैंने फ्री टिकट, मैंने पैसे दिए हैं, हमारी कंपनी ने पैसे दिए, बट उनको फ्री टिकट दे दिए, तो क्या इसमें टीसीएस आएगा, सॉरी टीडीएस आएगा? आंसर इज यस, ये परक्यूजेट बेनिफिट माना जाएगा। या फिर आपने मेडिसिन के सैंपल्स फ्री टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो डॉक्टर को ये मेडिकल वाली जितनी कंपनियां है ये फ्री सैंपल देती है, तो उसमें बेटा टीडीएस आएगा, ये बेनिफिट या परक्यूजेट माना जाएगा करके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला करके, ठीक है, ये बोलता है हाँ चलो इधर देखो करके, ठीक है। तो देखिए इसमें टीडीएस आएगा, इसमें टीडीएस आएगा, बट ऊपर वाले दो केसेस में नहीं था। एक तो बाय वन गेट टू पे वाले पे नहीं, बाय वन गेट टू वाले पे नहीं था, और दूसरा तुम्हारा जो सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट रिबेट्स है उस पे आपका नहीं आएगा। अब एक बात समझना, यहां नोट दे रखा है, नोट में क्या दे रखा है, इफ रिसीवर यूज सच असेट फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस देन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट shall be the fair market value on which he already paid the taxes and depreciation can be claimed on the such FMV। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो आपने किसी को कार दे दी, मैंने मान लो मेरे डीलर को कार दे दी करके, ठीक है। अब वो डीलर को कार दे दी, अब पहली चीज तो मैंने एफएमवी पे टीडीएस काटा, गवर्नमेंट को जमा कराया, तो वो पर्सन जो है क्या उस कार पे डेप्रीशिएशन ले सकता है? देखो अगर उसने उसको बिजनेस में टैक्सेबल किया है, उसको बिजनेस में मिला, तो उसके लिए वो बिजनेस में पहले बेनिफिट टैक्सेबल हो गया होगा, फिर उस पे वो डेप्रीशिएशन वगैरह ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझना, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मेरा मान लो वेंडर है, उसको मैंने मोबाइल दिया फ्री में, अब मैंने मेरे मोबाइल दिया वेंडर को और मैंने उसको, मेरे को तो टीडीएस काटना ही काटना है। अब उसको वो बिजनेस में बताया है नहीं, वो उसका लुकआउट है, बट उसको बिजनेस में बताना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 28 बोलती है कि उसके बिजनेस की वजह से उसको कोई भी बेनिफिट परक्यूजिट मिलता है तो ये टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी होगा। तो उसके लिए मोबाइल 1 लाख की वैल्यू है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, और फिर उसको वो बैलेंस शीट में बताएगा और उस पर वो डेप्रीशिएशन लेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो शुभम सर है, शुभम सर को हमने 1 लाख का आईफोन दिया, तो जैसे ही हमने 1 लाख का आईफोन दिया करके, ठीक है, जैसे ही हमने 1 लाख का आईफोन दिया तो हम तो 1 लाख पे टीडीएस काटेंगे। अब वो क्या करेगा करके, ठीक है, रुक जा मिहिर, वो क्या करेगा, शुभम सर क्या करेंगे, 1 लाख को पीजीबीपी में टैक्सेबल करेंगे और 1 लाख को फिर बैलेंस शीट में बताएंगे और 1 लाख पे वो क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं फ्री सैंपल की, दैट इज सेल फ्री सैंपल्स बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू द डॉक्टर एंड हॉस्पिटल्स। एक बात समझना, अगर ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो फ्री सैंपल्स देती है किसको, डॉक्टर को या हॉस्पिटल्स को, तो उसमें क्या होगा, कैसे होगा, कैसे टीडीएस कटेगा, वो आप समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पे अलग अलग सिचुएशन बना के आपके लिए दिया है करके। सबसे पहला मैंने सिप्ला का एग्जांपल लिया है जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। जैसे सिप्ला क्या करता है, सिप्ला लिमिटेड प्रोवाइडेड फ्री सैंपल वर्थ ₹50,000 टू डॉक्टर बिन, बिन करके एक डॉक्टर है, हु इज एम्प्लॉय ऑफ द भारती हॉस्पिटल मुंबई। अब एक बात समझना, यहां पे बेनिफिट कौन दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है सिप्ला, तो सिप्ला जो है वो यहां पे आ गया, और ये बेनिफिट किसको दे रहा है पता है, बेनिफिट किसको दे रहा है, मिस्टर बिन को दे रहा है, मिस्टर बिन को दे रहा है। बट बिन जो है वो बिन तो एम्प्लॉय किसका है, भारतीय हॉस्पिटल का है। एक बात बताओ, एम्प्लॉय जो है वो भारतीय हॉस्पिटल का है, मींस वो भारतीय हॉस्पिटल में जॉब करता है बेचारा बिन, बिन जो है वो भारतीय हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है। अब एक बात बताओ, ये बिन को सिप्ला फ्री सैंपल क्यों दे रही है पता है, क्योंकि ये भारतीय हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है। भाई एक बात बताओ, इसके एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप की वजह से ही तो सिप्ला इसको दे रही होगी फ्री सैंपल, नहीं तो थोड़ी ही देगी। भाई बड़ा सिंपल सी चीज है कि बिन थोड़ी कोई ऐसे प्रोफेशनल डॉक्टर है, अलग नहीं है, वो क्या कर रहा है, भारतीय हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है। सिप्ला एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल, और सिप्ला क्या कर रही है, मिस्टर बिन को कुछ फ्री सैंपल्स दे रही है दवाइयों के 50,000 के, बट बिन क्या कर रहा है, यहां भारतीय हॉस्पिटल में एम्प्लॉय है, तो यहां सीबीडीटी बोलती है कि आप जो है सिप्ला जो है वो बिन का टीडीएस नहीं काटेगी, बिन का टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, आप एक काम करिए भारतीय हॉस्पिटल का टीडीएस काटिए।
ये भारतीय हॉस्पिटल को आपने बेनिफिट दिया है, कुल मिला के ये माना जाएगा कि आपने बेनिफिट भारतीय हॉस्पिटल को दिया है। आप एक काम करिए, भारतीय हॉस्पिटल का आप टीडीएस काटिए अंडर सेक्शन 194, कौन सी वाली, आर 194 आर में 10% आप टीडीएस भारतीय हॉस्पिटल का काटिए। अब भारतीय हॉस्पिटल क्या करेगी भैया, भारतीय हॉस्पिटल की ये बिजनेस की इनकम हुई। अब भारतीय हॉस्पिटल ने वही वाले फ्री सैंपल किसको दिए, बिन को दिए कुल मिला के, तो भारतीय हॉस्पिटल फिर उस पे 192 में टीडीएस काट सकती है ना, उसको परक्यूजिट माना जाएगा एम्प्लॉय को, कि भाई एम्प्लॉय को परक्यूजिट दिया, एम्प्लॉय को परक्यूजिट दिया, एम्प्लॉय को परक्यूजिट दिया, और जब एम्प्लॉय को परक्यूजिट दिया करके, ठीक है, आपने किसको परक्यूजिट दिया, एम्प्लॉय को परक्यूजिट दिया, तो फिर भारतीय हॉस्पिटल मिस्टर बिन का 192 में टीडीएस काट सकती है अंडर द हेड सैलरी, बिकॉज सैलरी में परक्यूजिट पे टीडीएस कटता है। तो देखो बड़ा सिंपल है, सिप्ला है, सिप्ला ने फ्री सैंपल दिए बिन को, किसको दिए, बिन को। बिन कहां काम कर रहा है, भारतीय हॉस्पिटल में। अब बिन भारतीय हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो भैया यहां सिप्ला टीडीएस काटेगी भारतीय हॉस्पिटल का, सिप्ला टीडीएस काटेगी भारतीय हॉस्पिटल का अंडर सेक्शन 194 आर, और भारतीय हॉस्पिटल टीडीएस काटेगा बिन का अंडर सेक्शन 192 करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, यस। तो देखिए यहां फर्स्ट सिचुएशन में मैंने इसी को समझाया। देखिए, Cipla Limited provided free sample worth ₹50,000 to Mr. Bin, who is an employee of the Bharti Hospital, Mumbai. In this case, benefit perquisite is provided to the doctor on account of him being employee of the hospital. भाई वो एम्प्लॉई है हॉस्पिटल का, इसलिए उसको बेनिफिट दिया है। सो सिप्ला रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आर ऑफ द हॉस्पिटल. Hospital may subsequently treat this benefit or perquisite as the perquisite given to its employee under section 17 and deduct TDS under section 192 of the act. Thus ultimately it is taxable in hands of Dr. Bin. तो डॉक्टर बिन के हाथ में वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, यस। चलिए अब सिचुएशन नंबर 2 पे चलते हैं। सिचुएशन नंबर 2 ये है कि अगर बिन जो है वो हॉस्पिटल का एम्प्लॉय नहीं है, वो कंसल्टेंट है, वो कंसल्टेंट है करके, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल इधर देखिए, मिस वो एज अ कंसल्टेंट हॉस्पिटल में काम करता है, जैसे 2 घंटे जाता है, प्रोफेशनल सर्विस देता है, वो एम्प्लॉय नहीं है। तो इसमें इन्होंने बोला सीबीडीटी में कि 2 चीजें करो आप, या तो एक काम कर कि सिप्ला जो है वो भारतीय हॉस्पिटल जो है उसको, उसका ये मिस्टर बिन है, ये कंसल्टेंट है। कौन है, कंसल्टेंट है। अब एक बात समझना, 2 चीजें हो सकती है, या तो सिप्ला ये मतलब प्रोफेशनल है, एम्प्लॉय नहीं है, उस हॉस्पिटल में एम्प्लॉय नहीं है, डॉक्टर है वो एम्प्लॉय नहीं है, डॉक्टर खुद का काम करता है बट कंसल्टेंट भी है भारतीय हॉस्पिटल में। तो 2 चीजें हो सकती है, या तो सिप्ला भारतीय हॉस्पिटल का 194 आर में टीडीएस काटे उस बेनिफिट पे, और वही बेनिफिट पे भारतीय हॉस्पिटल मिस्टर बिन का 194 आर में टीडीएस काटे। तो या तो एक काम करिए, सिप्ला भारतीय हॉस्पिटल का 194 आर में टीडीएस काटेगी बेनिफिट पे, और सेम पे क्या करेगा भारतीय हॉस्पिटल फिर मिस्टर बिन का 194 आर में टीडीएस काटे, या फिर ऑल्टरनेटिवली एक काम करो कि सिप्ला सीधा ही मिस्टर बिन का 194 आर में टीडीएस काट ले। सिप्ला डायरेक्टली मिस्टर बिन का 194 आर में टीडीएस काट ले, बिकॉज मिस्टर आर इज अ प्रोफेशनल, ही इज अ इंडिविजुअल प्रोफेशनल, वो अपना प्रोफेशन कर रहा है, सीधा 194 आर में है, वो सिप्ला टीडीएस काट सकती है, ऐसा सीबीडीटी ने बोला करके, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्री सैंपल ऑफ मेडिसिन से डॉक्टर और हॉस्पिटल को कैसे, अरे भैया ऐसा नहीं है, बेनिफिट होता है फ्री सैंपल से। फ्री सैंपल दिए, उसकी वैल्यू क्या लेनी है अभी बताऊंगा। 20,000 से ज्यादा के दिए हैं, 20,000 से ज्यादा की वैल्यू। अब वैल्यू आप ये बोलोगे वैल्यू कैसे कंसीडर करेंगे परक्यूजिट के लिए, आएगा, रुक जा करके, ठीक है, अभी दे रखा है आगे मैंने। देखिए तो क्या दे रखा है, सिचुएशन नंबर 2, Suppose in above situation, Mr. Bin is a consultant of hospital instead of the employee. In this case, Cipla will deduct TDS under section 194R of the hospital, and hospital will deduct TDS under section 194R of the Mr. Bin. Alternatively, Cipla can directly deduct TDS of Mr. Bin under section 194R. Directly 194R का TDS कौन काट सकती है, हॉस्पिटल काट सकती है, सॉरी सिप्ला काट सकती है। उसके बाद तीसरा सिचुएशन, TDS under section 194R not apply if the benefit or perquisite is being provided to the government entity like government hospital not carrying on business and profession. अगर मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई सैंपल दिए जाते हैं तो उनका TDS काटने की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिए जाते हैं तो उसका TDS काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, छठा एग्जाम्पल, छठा क्लेरिफिकेशन सीबीडीटी का।
सर एक बात बताओ, आपने अगर कोई बेनिफिट दिया या परक्यूजिट दिया तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे? कौन सी वैल्यू पे टीडीएस काटना है? दो चीजें हो सकती है, या तो भैया आप जो है उसको मार्केट से खरीद के और एज इट इज दे रहे हो, मींस मार्केट से खरीदा और एज इट इज दे दिया। एग्जांपल के लिए हमने शुभम सर को आईफोन दिया 1 लाख का, हमने मार्केट से खरीदा और वो एज इट इज हमने शुभम सर को दे दिया, तो बेनिफिट की वैल्यू मानी जाएगी 1 लाख, 1 लाख मानी जाएगी। दूसरा, अगर हम मान लो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, हम मैन्युफैक्चरर है और हम मैन्युफैक्चर करके किसी को दे रहे हैं एज अ फ्री सैंपल, एग्जांपल के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो उसमें यह देखना पड़ेगा कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी बाकी को कितने में बेचती है, वो प्रोडक्ट बाकी को कितने में बेचती है, वही वाली वैल्यू है वो परक्यूजिट के लिए कंसिडर होगी और उस पे टीडीएस कटेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो सिप्ला करके है, वो एजिथ्रोमाइसिन AZ500 करके AZ500 करके एक टैबलेट है। अब पता चला कि सिप्ला जो है वो AZ500 टैबलेट है, वो मार्केट में फॉर एन एग्जांपल 200 रुपए में बेचती है 10 टैबलेट। एक टैबलेट है वो 20 रुपए की है, 10 टैबलेट 200 रुपए में मार्केट में बेचती है दूसरों को। अब इन्होंने क्या किया, डॉक्टर को फ्री में दे दी। किसी डॉक्टर को मान लो उन्होंने 1000 टैबलेट है वो फ्री में दे दी, तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 20 रुपया एक टैबलेट का, तो 20,000 रुपए का परक्यूजिट दिया जाएगा, ये माना जाएगा। और अगर मान लो ऊपर वाले दोनों केस में फॉल नहीं होता, मतलब आप मार्केट से खरीद के नहीं दे रहे हो करके, ठीक है, या फिर आप मैन्युफैक्चर करके नहीं दे रहे हो, तो और अगर आप कोई जैसे हो सकता है पुराना कोई सामान पड़ा था वो आपने दे दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, आज की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, वो लेना पड़ेगा परक्यूजिट की वैल्यू और उस पे टीडीएस आएगा करके, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्यूजिट। सबसे पहला, प्रोवाइडर हैज परचेज द बेनिफिट और परक्यूजिट बिफोर प्रोवाइडिंग इट टू द रिसिपेंट। मतलब रिसिपेंट को प्रोवाइड करने से पहले आपने क्या किया है, आपने परचेज किया है, आपने क्या किया है, आपने परचेज किया है, तो परचेज प्राइस है वो आपकी क्या हो जाएगी, जो परचेज प्राइस है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। दूसरा, प्रोवाइडर मैन्युफैक्चर सच आइटम, देन आप क्या लेंगे, प्राइस दैट इट चार्ज टू इट्स कस्टमर फॉर सच आइटम। भाई कस्टमर से कितना ले रहे हैं वो वैल्यू ले लो। और अगर मान लो इन एनी अदर केस है तो आप एक काम करिए, एफएमवी ऑफ द बेनिफिट और परक्यूजिट, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वो आपको लेना पड़ेगा। जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ टीडीएस पर्पस। टीडीएस पर्पस के लिए आपको जीएसटी कंसिडर नहीं करना है, ये पहले वाला स्टैंडर्ड रूल है कि भैया जीएसटी कंसिडर नहीं करना। जैसे मान लो 1,18,000 का प्रोडक्ट की वैल्यू है, हमने शुभम सर को दे दी, हमको टीडीएस है वो 1 लाख पे ही काटना है। किस पे काटना है, 1 लाख। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आपको पता रहेगा, बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, बहुत सारी कंपनियां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कुछ प्रोडक्ट देती है और वो प्रोडक्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, वीडियो बनाते टाइम इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे वो शोकेस करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है क्या उसमें टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? तो बड़ी सिंपल सी चीज है, यहां मैंने एग्जांपल लिया है कि जैसे मान लो सैमसंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो अपने मोबाइल फोन बनाती है, सैमसंग के मोबाइल फोन भी आते हैं। वो मोबाइल फोन मान लो आशीष चंचलानी को दिया, आशीष चंचलानी को आप जानते हैं जो यूट्यूबर है करके, ठीक है, उसको दिया। अब उसको दिया कि भैया आशीष तेरा जो वीडियो बनेगा उसमें तुझे फोन बताना है और बोलना मस्त मस्त फीचर आए, ऐसा ऐसा बताना है करके, ठीक है। फोन की वैल्यू है मान लो 50,000, फोन की वैल्यू है फॉर एन एग्जाम्पल 50,000 करके, ठीक है, 50,000 फोन की वैल्यू है, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब 50,000 फोन की वैल्यू है। अब क्वेश्चन यहां पे यह आया, क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर एक बात बताइए, 50,000 है वो फोन की वैल्यू है और आशीष चंचलानी को दिया और आशीष चंचलानी ने क्या किया, उसको रिव्यू किया, रिव्यू करने के लिए दिया करके, ठीक है। अब दो चीजें हो सकती है, या तो वो आशीष चंचलानी खुद ही वो फोन को ले लेगा, वापस आपको रिटर्न नहीं करेगा। दूसरा चीज हो सकता है कि आपको वो रिटर्न करेगा। अगर आपको रिटर्न कर दिया वो फोन, उसने डिस्प्ले किया और उसके बाद उसने रिटर्न कर दिया, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेनिफिट नहीं है वो। लेकिन अगर वो उसने गबन कर लिया, उसने वो खा लिया फोन करके, ठीक है, खुद के पास ही रख लिया, वापस दिया नहीं है, तो टीडीएस काटना पड़ेगा, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना यहां पे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ये सेक्शन जिस डेट से आई, ये सेक्शन मैंने बोला 1 जुलाई 2022 से आई। तो जब 1 जुलाई 2022 से आई तो इसके पहले जो बेनिफिट दे दिया उसका क्या?
तो इससे पहले बेनिफिट दे दिया उस पर टीडीएस नहीं आएगा। इससे पहले जो बेनिफिट दिया, उससे पहले जो बेनिफिट दिया करके, ठीक है, इससे पहले जो बेनिफिट दिया उस पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। जैसे 30 जून तक जो भी बेनिफिट दे दिया उस पे ये सेक्शन नहीं लगेगी, 1 जुलाई से लगेगी। लेकिन बेटा 20,000 की लिमिट कैलकुलेट करते टाइम आपने जो पहले बेनिफिट दिया ना उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, देखो ये सेक्शन है, इसमें 20,000 से ज्यादा का बेनिफिट देते हैं तो ये सेक्शन लगती है, और 20,000 पूरे साल की लिमिट है, अप्रैल टू मार्च। पहली चीज तो जून तक जो बेनिफिट दे दिया, जो परक्यूजिट दे दिया, उस पे टीडीएस नहीं आएगा। जुलाई से जो बेनिफिट दोगे उस पे आएगा, लेकिन जून से पहले जो बेनिफिट दिया था ना उसकी वैल्यू 20,000 की लिमिट में कंसिडर होगी। मींस 20,000 की लिमिट चेक करने के लिए कंसिडर होगी, 20,000 की लिमिट चेक करने के लिए कंसिडर होगी। और इसी को मैंने ये आशीष वाले एग्जाम्पल में लिया है करके, ठीक है, आशीष वाले एग्जाम्पल में मैंने उसी कॉन्सेप्ट को मैंने इस एग्जाम्पल में फिट किया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑन 24 अप्रैल 2022, तब ये सेक्शन नहीं थी, तब ये सेक्शन नहीं थी, समझना, इधर देखना। सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑन 24 अप्रैल 2022 हैड गिवन अ फोन वैल्यूइंग 16,000, सिर्फ 16,000 टू मिस्टर आशीष चंचलानी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के लिए दिया। फर्दर ऑन 16 अक्टूबर, अब ये सेक्शन आ चुकी है, तो पहले तो सेक्शन थी नहीं, 16 अक्टूबर 2022 मिस्टर आशीष was given another phone costing 18,000। अब एक बात बताओ, पहले 16,000 दिया था और उसके बाद एक 18,000 का और दिया, तो टोटल मिला के आप देखोगे तो 16 और 18 कितना हुआ, 18 प्लस 16 इट्स कम्स टू द 34 हुआ। अब एक बात बताओ, 20 का क्रॉस हो गया, आंसर इज यस, तो पूरे 34 पे टीडीएस कटना चाहिए, आंसर इज यस। लेकिन बेटा ये 16 वाला जो था ये तो आपने पहले दिया था ना, 16 वाला है, ये तो 30 जून तक बेनिफिट दिया था, तो इस पे टीडीएस नहीं आएगा। अब सिर्फ 18,000 पे 10% की रेट से टीडीएस आएगा, 18,000 पे 10% की रेट से टीडीएस आएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ, इन दिस केस इफ द प्रोडक्ट्स आर रिटेन बाय द आशीष, आशीष अगर रिटेन कर लेता है वो प्रोडक्ट को, देन टीडीएस इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 194R एंड रिटर्न टू द सैमसंग आफ्टर मार्केटिंग, मार्केटिंग करके सैमसंग को वापस रिटर्न कर देता है, टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल एज इट्स नॉट द बेनिफिट, ये बेनिफिट नहीं है, इस पे टीडीएस नहीं लगेगा। नेक्स्ट पार्ट, अज्यूम प्रोडक्ट रिटेन बाय आशीष, assume product written by Ashish. Since the total benefit is 34,000 in a previous year exceeding 20,000, TDS is required to be deducted, but in this case TDS is applicable only on the benefit provided on or after 1st July 2022. So 18,000 पे 10% की रेट से आपका 1800 का बेनिफिट है, 1800 का TDS है वो आएगा। तो 1800 का टीडीएस आएगा, सिर्फ 18,000 पे टीडीएस आएगा जो कि 1 जुलाई के बाद बेनिफिट दिया है, बट लिमिट 20,000 की देखते टाइम पूरे साल का बेनिफिट कितना है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद अब आगे आपके सीए वाले पॉइंट में एक बात बताइए, आप जो ऑडिट करने जाते हो तो आपने बहुत बार ये देखा होगा, ऑडिट करने जाते हो तो आपको होटल फैसिलिटी दी जाती है, आपको जो है आपको होटल फैसिलिटी दी जाती है, एज वेल एज द आपको क्या बोलते हैं इसको, बहुत बार आपको क्लाइंट है वो ट्रैवलिंग का खर्चा भी देता है, आपको सब वो बुक करके देता है, ट्रैवलिंग का खर्चा, होटल का खर्चा वो बुक करके देता है। तो क्या ये परक्यूजिट माना जाएगा या नहीं? अगर आप ऑडिट करने गए, आप ऑडिटर हो और आपके क्लाइंट ने आपको ट्रैवलिंग का बेनिफिट दिया है, आपके क्लाइंट ने अगर मान लो आपको होटल का बेनिफिट दिया है, तो क्या होगा? अब दो चीजें हैं, बिल किसके नाम से, यहां पे मेन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि भाई यहां पे जो जरूरी चीज वो ये देखना पड़ेगा कि बिल किसके नाम पे है। जो होटल, देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप कहीं पे गए थे होटल पे, आप कहीं गए ऑडिट पे, और जब आप ऑडिट पे गए और आपको मान लो ऑडिट पे गए और होटल में ठहराया और बिल उनके नाम पे है, तो फिर आपको बेनिफिट नहीं दिया गया, क्योंकि इट इज नॉर्मल ड्यूरिंग द बिजनेस, ये तो बिजनेस का खर्चा है उनके, ये तो उनके बिजनेस का खर्चा है, ये तो उनके बिजनेस का खर्चा है। अब एक बात समझना, अगर बिल आपके नाम से है और पैसा उन्होंने दिया तो क्या होगा करके, ठीक है? तो समझते हैं, आप इजीली समझ पाओगे, डोंट वरी। देखो एक एग्जांपल लिया है मैंने, एक एबीएन एसोसिएट्स कोलकाता करके ऑडिटर ऑफ द बीबी लिमिटेड मुंबई, तो मुंबई की एक बीबी लिमिटेड कंपनी है, एबीएन एसोसिएट्स ऑडिटर है कोलकाता के, गोज टू क्लाइंट प्लेस फॉर द ऑडिट ऑन द 12/11/2022 को ये ऑडिट पे आए।
ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है नॉट इनवॉइस्ड इन द क्लाइंट नेम, मतलब यहां क्लाइंट के नाम से इनवॉइस नहीं किया हुआ, यहां क्लाइंट के नाम से इनवॉइस नहीं किया हुआ करके, ठीक है, नॉट इनवॉइस्ड इन क्लाइंट नेम, इनवॉइसिंग ₹32,000 आर पेड बाय द क्लाइंट। अब एक बात समझो, सिंपल सी चीज है, एबी एसोसिएट्स कोलकाता है, ऑडिटर है बीबी लिमिटेड का करके, ठीक है। हमने एक बात समझना, इन्होंने क्या किया, जो इनवॉइस अगर हमारे नाम पे बना होता बीबी लिमिटेड के नाम पे, बीबी लिमिटेड का इनवॉइस है और हमने पैसा दिया, तो ये बेनिफिट उनको दिया हुआ नहीं माना जाएगा। लेकिन एक बात समझना, इनवॉइस है वो ऑडिटर के नाम पे है, ऑडिटर के नाम पे इनवॉइस है और पैसा हमसे दिला रहा है वो, यार पैसा जो है वो हमसे दिला रहा है, पैसा हमसे दिला रहा है और बिल उसके नाम पे, तो ये प्योर बेनिफिट हुआ ना, तो ये बेनिफिट हुआ ना, तो इसमें टीडीएस कटेगा, तो इसमें टीडीएस कटेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दिस केस बीबी लिमिटेड रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आर ऑन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बॉन्ड, दैट इज द टीडीएस 32,000 पे 10% है, वो हम क्या करेंगे 3,200 का टीडीएस काटेंगे। तो देखो बड़ा सिंपल है, देखो आप ऑडिट करने गए, बिल आप ही के नाम से, सीए फर्म के नाम से बिल है और पैसा कौन दे रहा है, बेचारा वो दे रहा है, क्लाइंट दे रहा है। बिल सीए फर्म के नाम पे है और पैसा अगर क्लाइंट दे रहा है तो उसमें टीडीएस कटेगा। लेकिन दूसरी चीज, अगर देयर वुड हैव बीन नो रिक्वायरमेंट ऑफ द टीडीएस इफ द क्लाइंट हैड नॉट बोर्न द एक्सपेंडिचर, अगर मान लो क्लाइंट ने खर्चा किया ही नहीं है तो भाई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। जैसे क्या होता है ना, क्लाइंट ने खर्चा किया ही नहीं, खर्चा आप ही का है करके, ठीक है। जैसे ऑडिट की फीस में जुड़ा होता है, बहुत बार क्या होता है कि भैया आपका जो ट्रैवलिंग वगैरह है वो ऑडिट की फीस में जुड़ा होता है, तो बहुत बार हो सकता है क्लाइंट ने पहले दे दिया बट आपने वापस रीएम्बर्स कर लिया, क्लाइंट ने पहले दे दिया बट आपने वापस रीएम्बर्समेंट कर दिया। जैसे बिल आप ही के नाम था, आप ऑडिटर हो, मेरे यहां ऑडिट करने आए, आप ऑडिटर हो, आप मेरे यहां ऑडिट करने आए, तो आपको मैंने पहले बोल रखा है कि भैया सब खर्चे आप ही के नाम पे आएंगे, आप फिर क्या करोगे, हमको ऑडिट फीस पे हम पे करेंगे। तो एक बात बताओ, आपने बोला नहीं सर ठीक है बट अभी दे दो, मैं आपको रीएम्बर्स कर दूंगा। तो जब आप रीएम्बर्स कर रहे हो तो मैंने आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया। या दूसरा, तो देखिए क्लाइंट हैज नॉट बोर्न द एक्सपेंडिचर, तो सीधी सी बात है, कोई बेनिफिट क्लाइंट ने दिया ही नहीं ऑडिटर को। दूसरा, इनवॉइस वॉज इन द नेम ऑफ द क्लाइंट एंड एक्सपेंसेस वॉज पेड डायरेक्टली और रीएम्बर्स बाय इट। मतलब एक बात बताओ, आप सिंपल सी चीज समझना, जैसे क्या होता है ना, मान लो मेरा ऑडिटर है वो मुंबई आया, तो ऑडिटर कोलकाता से मुंबई आया, हमने उसके लिए होटल बुक कराई, वो भाई ड्यूरिंग द बिजनेस हो रहा है ना, ये तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, हमने कोई ऐसा उसको कोई बेनिफिट या परक्यूजिट नहीं दिया है, और बिल भी हमारे नाम पे बिल है और हमने पैसा पे किया है, तो उसमें टीडीएस नहीं आएगा। टीडीएस मतलब कुल मिला के एक ही केस में आया, एक ही केस में, कौन से केस में आया करके, ठीक है, कि जब बिल है वो सीए के नाम पे है और पैसा आप दे रहे हो, बिल है वो सीए के नाम पे है और पैसा आप दे रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे टीडीएस आएगा। अदरवाइज अगर मान लो कोई खर्चा क्लाइंट ने नहीं किया तो टीडीएस नहीं आएगा। और दूसरा, अगर मान लो बिल क्लाइंट के नाम पे है और क्लाइंट है वही पैसा दे रहा है, क्लाइंट है वही पैसा दे रहा है या रीएम्बर्स कर रहा है, बहुत बार हो सकता है बिल हमारे नाम पे था, बीबी वर्चुअल के नाम पे करके, ठीक है, बीबी लिमिटेड के नाम पे, और ऑडिटर ने बिल हमारे नाम पे, बट एक बार पैसा ऑडिटर ने दे दिया, हमने उसको रीएम्बर्स कर दिया, तो इसमें कोई बेनिफिट दिया हुआ नहीं माना जाएगा। तो बेनिफिट एक ही केस में होगा, कब, कि ऑडिटर के नाम पे बिल है और पैसा हम दे रहे हैं, ऑडिटर के नाम पे बिल है और पैसा हम दे रहे हैं, होटल का बिल ऑडिटर के नाम पे और पैसा हम दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में बेनिफिट माना जाएगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं माना जाएगा करके। चलिए उसके बाद कुछ नोट्स भी है। पहला, इफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर दैट इज रीएम्बर्समेंट आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, जैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वगैरह है वो तो आपके कंसिडरेशन का पार्ट होता है ऑडिट का, and TDS deducted under section 194C or 194J on the total consideration, then TDS not applicable under section 194R on such out of the pocket expenditure reimbursed by the client। जैसे क्लाइंट है तो भाई आप जब बिलिंग करोगे आपने उसमें अपने बिल में डालते हो कि भैया ऑडिट का इतना, हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इतना, तो मैं क्या करूंगा, पेमेंट करते टाइम मैं ऑलरेडी TDS काटूंगा 194J में। तो जब मैं 194J 194C में TDS काट रहा हूं तो अलग से फिर वापस मुझे कोई 194 आर में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट क्लेरिफिकेशन इस पॉइंट का, इफ एनी एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड बाय प्योर एजेंट, अगर कोई प्योर एजेंट है और वो प्योर एजेंट एक्सपेंडिचर इंकर कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन,
and GST credit also available by such other person, then it is not treated as a benefit or perquisite to the pure agent. अब एक बात समझना, ये क्या होता है, जीएसटी में होता है, ये जीएसटी की वजह से इन्होंने यहां पे लाया। जीएसटी में आप इसको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ पाओगे कि प्योर एजेंट क्या होता है ना। बहुत बार प्योर एजेंट, मान लो हमारा एक प्योर एजेंट है, प्योर एजेंट मतलब पूरा हम ही पे डिपेंड है। अब वो खर्चा कर रहा है लेकिन बिल हमारे नाम पे है। बिल जो है वो बिल मान लो प्योर एजेंट कर रहा है अदर पर्सन के बिहाफ पे, एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड बाय प्योर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन एंड जीएसटी क्रेडिट आल्सो अवेलेबल टू द अदर पर्सन। जीएसटी क्रेडिट भी हम ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि प्योर एजेंट को हमने बेनिफिट दिया। ये होता है जीएसटी में कि अगर आपका प्योर एजेंट खर्चा कर रहा है, इवन बिल हो सकता है प्योर एजेंट के नाम पे हो, बट आपको उसका जीएसटी क्रेडिट मिलेगा, तो ये नहीं माना जाएगा कि प्योर एजेंट को आपने कोई बेनिफिट दिया है करके। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि सर एक बात बताइए। अब एक और दिक्कत ये आ गई कि बहुत बार ये कंपनियां क्या करती है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस करती है। तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में आपने सुना होगा डीलर को बुलाया जाता है, और डीलर को बुलाया जाता है, अपने जो भी लोग हैं उनको बुलाया जाता है, तो उसका कोई खर्चा होगा, क्या वो भी परक्यूजिट बेनिफिट माना जाएगा या नहीं? जैसे फॉर एन एग्जांपल एप्पल क्या करती है, एप्पल जब मोबाइल को लॉन्च करती है तो वहां पे कुछ लोगों को बुलाती है जो एप्पल के रीसेलर है। या जैसे मैं मेरी बात करता हूं, हम भी बहुत बार फ्रेंचाइजी मीटिंग करते हैं कि भाई हम और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हमारी सर्विसेज में करके। ठीक है, तो हम उनसे फीडबैक लेते हैं, फ्रेंचाइजी मीटिंग होती है, कोई प्रोडक्ट है वो लॉन्च होता है करके। ठीक है, तो ऐसे हम भी फ्रेंचाइजी मीटिंग करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि फ्रेंचाइजी मीटिंग की, उसमें उनको एक दिन का होटल दिया रहने के लिए, एक दिन का होटल दिया, उसमें खाना भी दिया, साथ में अगर उनको पिलाया भी करके। ठीक है, मान लो, तो एक बात बताओ, ये भी तो बेनिफिट परक्यूजिट है, ये भी तो बेनिफिट परक्यूजिट है करके। ठीक है, तो क्या इस पे ये बेनिफिट परक्यूजिट में आएगा या नहीं, क्या उस पे टीडीएस कटेगा या नहीं, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टीडीएस कटेगा या नहीं, जब आपने कॉन्फ्रेंसेस में अपने डीलर को बुलाया। कॉन्फ्रेंसेस में आप अपने डीलर को बुलाते हो, रिटेलर को बुलाते हो, बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें भी तो बेनिफिट दिया जा रहा है, वो खाना खा रहा है करके। ठीक है, आप खर्चा तो आप कर रहे हो, वो खाना खा रहा है, तो उसको वो भी तो बेनिफिट दिया जा रहा है, तो क्या उस पे आएगा या नहीं? इन्होंने बोला उस पे नहीं लगेगी ये सेक्शन, बट उसमें भी ऐसे ऐसे एक्सेप्शन डाले ना भाई साहब, आपको लगेगा कि ये क्या है करके। ठीक है, देखिए कितना दिमाग लगाया होगा जिस आईआरएस ऑफिसर ने बनाया होगा, जिस आईएएस ऑफिसर ने ये बनाया होगा, उसने सोचो क्या क्या दिमाग लगाया होगा। तो देखिए सबसे पहले द एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू द डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस वुड नॉट बी कंसिडर एज बेनिफिट और परक्यूजिट इन केस ऑफ कॉन्फ्रेंसेस फॉर, क्या कॉन्फ्रेंस हो किसके लिए रहा है? अगर न्यू प्रोडक्ट बीइंग लॉन्च, आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये वाली कॉन्फ्रेंस है, चलेगा। ठीक है, या फिर डिस्कशन एज हाउ द प्रोडक्ट इज बेटर देन अदर्स, ये डिस्कशन चल रहा है कि हम ये बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट बाकी से अच्छा कैसे है, हमारा प्रोडक्ट है वो बाकी से अच्छा कैसे है। या फिर ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम डीलर और कस्टमर, उनको बोलेंगे जो जो आएगा फटाफट ऑर्डर दो, हमको एडवांस ऑर्डर दो। या फिर टीचिंग सेल्स टेक्निक टू द डीलर एंड कस्टमर, उनको टीचिंग कर रहे हैं सेल्स कैसे बढ़ानी एंड ऑल। एड्रेसिंग क्वेरी ऑफ द डीलर एंड कस्टमर, या फिर रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट विद द डीलर एंड कस्टमर करके। ठीक है, उनके साथ में उनका अकाउंट रिकंसिलेशन के लिए उनको बुलाया गया है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर कोई भी बिजनेस कॉन्फ्रेंस होती है, डीलर कॉन्फ्रेंस होती है, तो भैया ये सेक्शन नहीं लगेगी, वो आपका बेनिफिट या परक्यूजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन यहां पे भाई साहब एक और क्लैरिफिकेशन दिया, इन द फॉलोइंग केसेस एक्सपेंडिचर ऑन द डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस वुड बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट और बेनिफिट। लेकिन कुछ केसेस में होगा। कौन कौन से केसेस में? पहला, इफ एक्सपेंसेस एंड एट्रीब्यूटेबल टू द लेजर ट्रिप और लेजर कंपोनेंट इवन इफ इट इज इंसिडेंटल टू द डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस। भाई साहब अगर आप उनको कोई ऐसा प्लेजर ट्रिप दे रहे हैं, अब एक बात समझना, यहां प्लेजर ट्रिप दे रहे हैं, अगर प्लेजर ट्रिप दे रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक बात बताइए, डीलर जो है हम मुंबई में बुला सकते थे, बट हमने सोचा कि नहीं, मुंबई में क्यों, हम रखेंगे, हमारे कॉन्फ्रेंस रखेंगे स्विट्जरलैंड में जाके, हम स्विट्जरलैंड में जाके और वहां पे ये करेंगे। तो भाई साहब आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप ये बेनिफिट दे रहे हो कि चलिए आप घूमिए, थोड़े दिन रिलैक्स करिए, मजे करिए, तो उसमें जितना प्लेजर ट्रिप वाला कंपोनेंट है उतना बेनिफिट माना जाएगा और उस पर टीडीएस आएगा। फिर अब आप बोलोगे ये कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे करके। ठीक है, वो उसके लिए उन्होंने एक नोट दिया है बाद में करके, उसके लिए उन्होंने एक नोट दिया है
तो जैसे आपने प्लेजर ट्रिप दिया, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो थाईलैंड भेज दिया आपने, थाईलैंड में आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। जिंदगी में तुम्हारा बिजनेस थाईलैंड से लेना देना ही नहीं है, थाईलैंड से बिजनेस का लेना देना नहीं है, आप उनको थाईलैंड ले जा रहे हो, बोले चलो थाईलैंड चलते हैं करके, ठीक है, और थाईलैंड चलते हैं और वहां पे जाके और हम जो है वो प्लेजर ट्रिप करते हैं। तो भैया वहां जाके आप क्या कर रहे हो, बिजनेस ट्रिप कर रहे हो, डीलर बिजनेस जो क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। तो बिजनेस कॉन्फ्रेंस करने की वहां कहां जरूरत थी, आप इंडिया में करते, आपका हेड ऑफिस था वहां पे करते, आप वहां क्यों कर रहे हो, आप प्लेजर ट्रिप दे रहे हो। तो इस पर्टिकुलर केस में जितना प्लेजर ट्रिप से रिलेटेड एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल है ना, उस पे ये सेक्शन लगेगी, उस पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। जैसे आपने फ्लाइट का टिकट दिया तो वो एट्रीब्यूटेबल वाले अमाउंट है, उस पे ये टीडीएस काटना पड़ेगा। दूसरा, एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द फैमिली मेंबर अकंपनिंग द पर्सन अटेंडिंग द डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस। भाई साहब बिजनेस कॉन्फ्रेंस में बंदा बीवी को लेके आ रहा है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस में बंदा जो है वो बीवी को लेके आ रहा है, अपने भाई को लेके आ रहा है, किसी और को लेके आ रहा है, गर्लफ्रेंड को लेके आ रहा है, भैया ऐसा कैसे। तो उसका एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर है, यह माना जाएगा कि आपने क्या दिया है, यहां पे बेनिफिट दिया है, यहां पे यह सेक्शन लगेगी। तीसरा, एक्सपेंडिचर ऑन पार्टिसिपेंट्स ऑफ द डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस फॉर द डेज विच आर ऑन अकाउंट ऑफ प्रायर स्टे और ओवर स्टे बियॉन्ड द डेट ऑफ सच कॉन्फ्रेंस। मींस भैया जिस दिन बिजनेस कॉन्फ्रेंस है करके, ठीक है, उस दिन के जितने पहले के दिन होंगे या जितने बाद के दिन होंगे, उतने दिन रहने का जो खर्चा है वो माना जाएगा आपको बेनिफिट दिया है। मतलब बिजनेस कॉन्फ्रेंस है वो मान लो आपका 16 तारीख से है, 16 तारीख को 16 नवंबर 2022 को बिजनेस कॉन्फ्रेंस है। अब आप मान लो प्लेजर ट्रिप भी नहीं है, ठीक है, फॉरेन नहीं ले जा रहे हो आप, प्लेजर ट्रिप नहीं ले जा रहे हो, लेकिन आप जो है अगर मान लो उनको रहने का दे रहे हो होटल, और इसके पहले के दिन और इसके बाद के दिन वो जो है ना, वो तो माना जाएगा आपने बेनिफिट दिया है। अब है ना, इसमें गवर्नमेंट को लोगों ने बोला, जब इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला, ये जो गाइडलाइंस निकाली थी, उसमें बोला क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, आप क्या बोल रहे हो, एक भी दिन पहले का नहीं, एक भी दिन बाद का नहीं। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको नोटिफिकेशन को अमेंड किया और अमेंड करके बोला कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन पहले का और एक दिन बाद का, ये 2 दिन को हम छोड़ देंगे, उसके पहले ऐसा नहीं कि आप 5-5 दिन तक रख रहे हो लोगों को वहां पे करके, ठीक है, 5-5 दिन तक रख रहे हो तो फिर आप बेनिफिट दे रहे हो करके, ठीक है। तो देखिए यहां पे फिर इन्होंने हाउएवर करके एक एक्सेप्शन डाला, ये दूसरे नोटिफिकेशन में डाला गया। फिर पहले नोटिफिकेशन में तो क्लियर लिखा था कि बिजनेस जो कॉन्फ्रेंस है उस दिन का जो स्टे है उस दिन का स्टे चलेगा, बट उसके पीछे और आगे वाले दिन के स्टेज है वो भैया सब बेनिफिट परक्यूजिट माने जाएंगे। तो देखो फिर इन्होंने बोला ऐसा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या, तो फिर इन्होंने यहां पे क्या किया, एक क्लेरिफिकेशन दिया। हाउएवर, अ डे इमीडिएटली प्रायर टू एक्चुअल स्टार्ट डेट ऑफ द कॉन्फ्रेंस and the day immediately following the actual end date of conference would not be considered as a overstay। इसको overstay नहीं मानेंगे। इन्होंने फिर बोला कि चलो बिजनेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन है करके, ठीक है, उसका एक दिन पहले छोड़ देते हैं हम, और उसका कंप्लीट होने के बाद एक दिन बाद का छोड़ देते हैं, वो हम ओवरस्टे नहीं मानेंगे। उसके बाद अगर मान लो आप ओवरस्टे अगर करवाते हो तो भैया उसको फिर बेनिफिट मानेंगे। लेकिन इसमें एक बात समझना, आगे दे रखा है एक नोट क्या बोलता है, it is clarified that if benefit or perquisite is provided in the group activity in a manner that it is difficult to match such benefit or perquisite to each participant using a reasonable allocation key। अब आपने क्या किया, एक बात समझिए, आपने जो बेनिफिट दिया या परक्यूजिट दिया वो एज अ ग्रुप एक्टिविटी दिया है भैया। वहां पे आपने मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने अपने 50 डीलर को बुलाया है, अब इसमें से क्या हो रहा है, सबको मजे करवा रहे हो आप करके, मान लो प्लेजर ट्रिप है, उस पे आपने बुलाया तो सबको बेनिफिट तो दे रहे हो। अब एक बात समझना, क्वेश्चन यहां पे ये आता है, अब इसमें से कोई दारू पीता है कोई नहीं पीता है, मान लो आपने 20 वेंडर को बुलाया, अब 20 वेंडर को आपने बुलाया, उसको प्लेजर ट्रिप दे रहे हो, मजे करो, कोई पार्टी कर रहा है, कोई दारू पीता है, कोई सस्ती पीता है, कोई महंगी पीता है करके, ठीक है, कोई खाना ज्यादा खाता है, कोई खाना कम खाता है, ठीक है। अब खर्चे तो सब आप ही कर रहे हो। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, वो कैसे पता करेंगे कि किस डीलर को कितना बेनिफिट दिया, कैसे पता करेंगे? क्योंकि यहां पे लिमिट जो देखोगे वो लिमिट तो आपको कैसे देखनी पड़ेगी भाई, लिमिट आप देखोगे वो लिमिट तो ऐसे देखेंगे ना कि पर पर्टिकुलर डीलर को, पर्सन को 20,000 से ज्यादा का बेनिफिट दिया तो ही वहां पे टीडीएस आएगा।
तो कैसे पता चलेगा? उसमें से हो सकता है कोई दारू पी रहा है, कोई एकदम जोरदार दारू पी रहा है, 2 दिन में 4 लाख की दारू पी गया, एक दूसरा वाला बंदा जो है वो बेचारा पी नहीं रहा है करके, ठीक है, वो तो एकदम धार्मिक बंदा है, अब उसके लिए तो उसको बेनिफिट तो कम मिला है। तो क्वेश्चन यहां आता है ये कैसे पता करें? ये तो ग्रुप एक्टिविटी है यार, इसमें कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने बोला एक काम करो, खुद की जेब से टीडीएस भर दो, ठीक है, खुद की जेब से आप टीडीएस है वो भर दो, इन्होंने ऐसा बोला है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज क्लेरिफाई दैट if the benefit perquisite is provided in the group activity in a manner that it is difficult to match such benefit or perquisite to each participant, पता नहीं कौन दारू पी रहा है कौन नहीं, with the reasonable allocation की नहीं मिल रही है, तो benefit perquisite provider may at his option not claim the expenses। सॉरी मैंने आपको बोला कि आप टीडीएस भर दो, ऐसा नहीं है, रुकना, क्या बोला है? द बेनिफिट परक्यूजिट प्रोवाइडर, मतलब मैं जो प्रोवाइडर हूं, मैं कौन हूं? मैं प्रोवाइडर हूं करके समझना, मैं बेनिफिट प्रोवाइडर हूं। द बेनिफिट और परक्यूजिट प्रोवाइडर मे एट हिज ऑप्शन नॉट क्लेम द एक्सपेंसेस representing such benefit perquisite as deductible expenditure for calculating his total income. If he decide to opt so, he will not be required to deduct TDS under section 194R and otherwise he will not be treated as assessee in default under section 201 of the act। देखो मैंने आपको जो बोला कि आप टीडीएस भर दो, आपको टीडीएस भरने की जरूरत नहीं। आप एक काम करिए, इन्होंने बोला कि आप एक काम करिए कि अगर मान लो आपको लगता है कि आपने कोई ऐसा किसी को प्लेजर ट्रिप दिया है, देखो दिक्कत कहां पे थी ना इसमें, ये टीडीएस की सेक्शन लाने के पीछे का लॉजिक क्या है कि आप तो खर्चे कर रहे हो, आप पीएनडल के डेबिट में खर्चे क्लेम कर रहे हो, बट आगे वाला पर्सन उसको इनकम ही नहीं बता रहा, आगे वाला पर्सन उसको इनकम ही नहीं बता रहा, तो उसको ट्रैक करने के लिए सेक्शन लाई गई, उसको ट्रैक करने के लिए इन्होंने ये सेक्शन लाई। तो हुआ क्या, एक बात समझना, यहां पे अगर मान लो आपने कोई ऐसी प्लेजर ट्रिप दी जिसमें आपके 15-20 डीलर है, उनको बुलाया, अब वहां पे इंडिविजुअल को खर्चा अलोकेट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो आप एक काम करो कि आप ये ऑप्शन एक चूज कर सकते हो कि मैं ये खर्चा पीएनडल के डेबिट में डालूंगा ही नहीं, मैं ये खर्चा पीएनडल के डेबिट में आप डालोगे ही नहीं, आप पीएनडल के डेबिट में उसको क्लेम ही नहीं करोगे, आप ऐसा ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहां पे आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे बीबी वर्चुअल ने, हमने क्या किया, एक मान लो यहां मुंबई में पार्टी करने के लिए हमारे 20 डीलर को बुलाया, पार्टी कराई वगैरह करके, ठीक है, हम ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम इस खर्चे को क्लेम नहीं करेंगे, हमने 5 लाख का खर्चा किया, हम इसको बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं करेंगे, खत्म, हमको फिर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है और ना ही हम असेसी इन डिफॉल्ट ट्रीट होंगे करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए उसके बाद में एक और पॉइंट नंबर 11 क्या बोलता है, इन केस ऑफ द वेवर और सेटलमेंट ऑफ लोन बाय शेड्यूल बैंक। अगर एक बात बताओ, बैंक ने आपका लोन वेव कर दिया विजय माल्या का, ठीक है, या कोऑपरेटिव बैंक ने, पीएफआई ने, एनबीएफसी ने, एसएफसी, एसआईआईसी, पब्लिक कंपनी एंगेज्ड इन लॉन्ग टर्म और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज नॉट ट्रीटेड एज बेनिफिट और परक्यूजिट। एक तो बेचारी वो कंपनी लोन माफ कर रही है और दूसरा बोल रहे हो उस पर टीडीएस भी काट लो। एक बात समझो, अब एक बात बताओ, एक विजय माल्या का लोन माफ कर दिया, विजय माल्या का फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे 500 करोड़ का लोन था, बैंक ने माफ कर दिया, तो आप बोलते आपने तो बेनिफिट परक्यूजिट दिया है, आपने बेनिफिट परक्यूजिट दिया विजय माल्या को, तो इस पे आप एक काम करो, अब 10% टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराओ। अरे कहां से जमा कराएंगे यार, कहां से जमा कराएंगे? तो इन्होंने यहां पे एक क्लेरिफिकेशन दिया कि देखिए क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ वेवर और सेटलमेंट ऑफ लोन बाय द शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और पीएफआई और एनबीएफसी और एसएफसी और पब्लिक कंपनी एंगेज्ड इन द लॉन्ग टर्म लोन asset reconstruction company is not treated as benefit or perquisite for the purpose of section 194R and not required to deduct TDS under this section। उसके बाद next part, an embassy or high commission or legation or commission or consulate or trade representation of foreign state is not required to deduct TDS under this section। उनको TDS काटने की जरूरत नहीं है। एम्बेसी वगैरह है, उन्होंने मान लो कोई बेनिफिट दे दी है, परक्यूजिट दे दी है किसी को, तो इनको TDS काटने की जरूरत नहीं है। एंड पॉइंट नंबर 13 बोलता है, TDS under section 194R not required in case of bonus share issued by the company to all the shareholder in case of the right share is wide and in case of right share by widely held company to all shareholder also out of scope from this section। अब देखो वहां तक सोच लिया कि आपने बोनस शेयर दिया किसी को, तो वो भी तो आपने बेनिफिट दिया, या फिर राइट शेयर आपने दिए किसी वाइडली हेल्ड कंपनी ने, तो वो भी तो बोनस, वो भी तो बेनिफिट दिया। बोले नहीं, उस पे इसको इस स्कोप से